जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। बाबा साहेब का यह भाषण 3 मार्च 1946 के गरुड़ पेपर में छापा गया था। इस भाषण का शीर्षक था राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो। बाबा साहेब ने कहा, आजादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज का और वीडियो जो बाबा साहेब के भाषण पर है साझा कर दिया है। भारत में जब सत्ता हासिल करने के संघर्ष में वोट का राजनीति की शुरुआत हुई तो भारत में असमानतावाद को बनाए रखने और इस बढ़ावा देने वाली ब्राह्मणवादी मानसिकता से काम करने वाली केवल एक ही राजनीतिक दल था, वह था कांग्रेस। 29 अक्टूबर 1951 में बाबा साहेब ने कहा था, भारत के अनुसूचित वर्ग की आजादी अभी बाकी है। बाबा साहेब मानते थे अंग्रेजों के जाने के बाद भी वह आजाद नहीं हुए हैं। 16 फरवरी 1946 के दिन उन्होंने कहा था, आजादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। 1946 के दशक में भारत में असमानतावाद को बनाए रखने और इस बढ़ावा देने वाली ब्राह्मणवादी मानसिकता से काम करने वाली केवल कांग्रेस ही थी। आज 2025 में कांग्रेस वाला काम उनसे भी मजबूत ढंग से करने के लिए भाजपा, आप और बहुत सारे दल बन गए हैं। सवारत साधने के लिए जिनका साथ छोटे क्षेत्रीय दल बहुत सारे देते रहते हैं, वह सभी बाबा साहेब के अनुसूचित वर्ग के आजादी और आत्मनिर्भरता के आंदोलन को तोड़ने की अब तक सफल कोशिशें करते आ रहे हैं। अनुसूचित वर्ग के स्वार्थी लोग धन और रुतबे पाने के लिए उनका साथ देते हैं। वह अनुसूचित वर्ग की गुलामी की उम्र और लंबी करने में लगे हैं। अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार, औरतों से बलात्कार, अपमान, उनकी गरीबी, जलालत का कारण अनुसूचित वर्ग के स्वार्थी लोग ही हैं, कोई और नहीं। दूसरे लोग अनुसूचित वर्ग का शोषण तभी कर पाते हैं जब अनुसूचित वर्ग के स्वार्थी लोग उनका साथ दें या मौन बनकर सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने चुप्पी साध लेते हैं और नए नए दल बनाकर बहुजन समाज के सियासी दलों को ही कमजोर करने का काम करते हैं। यह कहना है इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर का। अब बाबा साहेब के भाषण की बात करते हैं। भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का सरसरी तौर पर दौरा किया। शेडबाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा उपदेश दिया। उसके बाद वह एगली गांव गए। वहां उपस्थित जनसमुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह सोली और अथणी गांवों का दौरा कर शाम 5:30 बजे के आसपास निपाणी पहुंचे। वहां जोर-शोर से उनका स्वागत किया गया। निपाणी हाई स्कूल के बड़े मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। वहां सभा शुरू होने से पहले ही काफी भीड़ जुटी थी। सभा के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल की थी और वे मुस्तैदी से उसमें जुटे हुए थे। करीब 1000 समता सैनिक हाथों में लाठियां और भाले लिए अपनी जगहों पर तैनात थे। उन्हें देखकर प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक था। स्वयंसेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयंसेवकों द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद ही देगा। सभास्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब का आगमन होते ही उनके नाम की जय बोली गई और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। फिर क्षणकाल में सब ओर शांति छाई। स्वागत गीत और औपचारिक भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मुंबई विधिमंडल चुनावों को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य हैं, ये बताने के लिए मैं आज यहां आया हूं। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगहें पाई थी। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवारों को फिर से जिताना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम पर यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना, कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। वो अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीनों तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बीच लड़ाई जारी है। आजादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई।
चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि ये चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। ये खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के वह माने अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। दलित फेडरेशन के वराले, फेडरेशन द्रोही माने और सामरानी है। हालांकि सुना है कि सामरानी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली है। स्पष्ट है कि अब विराले के खिलाफ माने ही मैदान में है। मैंने सुना है कि माने अपने को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और अपना प्रचार भी वे उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। असल में वो कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई यह न समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस का सिंदूर भले उनकी मांग में सजा न हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे जिस प्रकार माने को जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि माने ही उनके उम्मीदवार हैं। बै माने को इन चुनावों में जिताने के लिए दीवान बहादुर नहीं, मिस्टर लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें कांग्रेस हाईकमांड तक हर किसी की लल्लो चप्पो करनी पड़ी, अर्थात गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसी स्थितियों में लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फायदा होगा। उनकी आपसी मिलीभगत अब सबको पता चल चुकी है। कांग्रेस के रुपयों के बल पर बै माने चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन ये पैसा कांग्रेस का नहीं है। ये बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियां महार वर्ग की ओर से अर्पित की जा रही है। महार वर्ग क्या 2-2 हजार रुपयों की थैलियां देने की क्षमता रखता है? आज की सभा में 20 से 25 हजार लोग उपस्थित हैं। उन सबको अगर तलाशा जाए तो हजारों रुपयों की बात तो छोड़ ही दीजिए, 100 कौड़ियां तक उनके पास से नहीं निकलेंगी। कांग्रेस की कूटनीति के दामपेंच हम खूब पहचानते हैं। इसीलिए हमारा साफ सवाल है कि क्यों आप इस प्रकार रुपया फेंकते हैं? हमारा संगठन तोड़ना ही चाहते हैं ना? माने हमसे टूट कर अलग न हूं, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। उनके कल्याण के लिए मैंने काफी कोशिशें की। उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की। उनकी शिक्षा का सही उपयोग हो, इसलिए कोशिश की, लेकिन आखिर माने ने हमें दगा दिया। मैं चाहता था कि वो जज बने, मशहूर कानूनविद बने, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ी हुई विद्या पर वो अमल नहीं कर सके। जैसे विलायत जाकर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माने का हुआ है। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वो अपना जलवा दिखा नहीं सके। जहां अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल है, वहां वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेजों के भारत में वो क्या कर सकेंगे? माने ने अपनी जाति से द्रोह किया है। मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माने कहते हैं कि तमाकू का व्यापार करने वाले महारों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे मैंने ही उपलब्ध कराई है। ये बात साफ झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे मैंने हासिल की हैं, माने ने नहीं। दिल्ली में माने मेरे घर आए, मेरे घर ही वे ठहरे भी। वह प्रार्थना लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाए, लेकिन यह बात बनी नहीं। यही वास्तविकता है। आखिर में मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि वराले को ही अपने वोट देकर बहुमत से विजयी बनाएं। आओ अब सुनते हैं बाबा साहेब के भाषण पर चर्चा। नमस्कार। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। ये भाषण 1946 में निपाणी में दिया गया था और हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है अम्बेडकर सिक्योर की पॉलिटिकल पावर नाम के स्रोत से मिले कुछ अंश। बिल्कुल, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो समय है, वो बहुत खास है। ये भाषण हुआ था बॉम्बे विधि मंडल, मतलब उस समय की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसके चुनावों से ठीक पहले। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर उस समय बेलगाम जिले के दौरे पर थे और निपाणी की ये जो सभा थी ये उनके दौरे का एक तरह से समापन जैसा था। माहौल बिल्कुल चुनावी था। गरमाया हुआ होगा। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम डॉक्टर अंबेडकर की उस वक्त की जो राजनीतिक रणनीति थी उसे समझें। हाँ। स्रोत के हिसाब से देखें कि अस्पृश्य समाज के लिए उनके संदेश में क्या तात्कालिकता थी, क्या अर्जेंसी थी, और उस दौर की जो चुनौतियां थी, जैसे कांग्रेस पार्टी एक तरफ जी और दूसरी तरफ समुदाय के भीतर भी कुछ मतभेद थे, तो उनसे वो कैसे निपट रहे थे। तो चलिए स्रोत में जो जानकारी है उसके आधार पर इस ऐतिहासिक पल का एक विश्लेषण करते हैं। जरूर।
तो शुरू करते हैं निपाणी की उस सभा के माहौल से। स्रोत हमें बताता है कि निपाणी हाई स्कूल का जो मैदान था, वहां एक बहुत बड़ी मतलब विशाल जनसभा हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था। और सिर्फ भीड़ ही नहीं थी, शायद सुरक्षा इंतजाम भी काफी कड़े थे। हाँ, स्रोत में जिक्र है समता सैनिक दल का। हाँ बिल्कुल, समता सैनिक दल जो डॉक्टर अंबेडकर का ही स्थापित किया हुआ एक स्वयंसेवी संगठन था, जो उस समय सुरक्षा और कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करता था। अच्छा। तो उसके करीब 1000 सैनिक वहां तैनात थे और उनके हाथों में लाठियां और भाले होने का भी जिक्र मिलता है। ओह, लाठियां और भाले। हाँ, स्रोत कहता है कि शायद इसका एक मकसद ये भी था कि जो विरोधी हैं उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। समझ गया। उस दौर की राजनीति में ये सब शायद जरूरी रहा होगा। बिल्कुल, ये उस समय की राजनीतिक सरगर्मी और तनाव को दिखाता है। तो जब डॉक्टर अंबेडकर मंच पर पहुंचे, स्रोत के मुताबिक बहुत जोरदार नारे लगे, जयकारे हुए, तालियों की गूंज उठी। ये दिखाता है कि लोगों में उनके प्रति कितना सम्मान था, कितनी उम्मीदें थीं। तो शुरुआती औपचारिकताओं के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। क्या था वो लक्ष्य? आने वाले चुनावों में अस्पृश्य समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनके क्या कर्तव्य हैं, इसको स्पष्ट करना। हाँ, और उनका राजनीतिक लक्ष्य भी काफी बड़ा था, महत्वाकांक्षी था। स्रोत के हिसाब से उन्होंने साफ कहा कि पिछले चुनाव में जो 15 सीटें जीती थीं, वो तो बचानी है। हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ उतना काफी नहीं है। इस बार राजनीतिक सत्ता में एक प्रमुख स्थान हासिल करना है। उनका आह्वान था, राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। बिल्कुल, ये सिर्फ सीटें जीतना नहीं था, ये था कि व्यवस्था में, सिस्टम में एक निर्णायक स्थिति हासिल करना। सही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि राजनीतिक सत्ता ही वो सबसे कारगर औजार है जिससे सामाजिक न्याय और समानता लाई जा सकती है। उनके लिए ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं था, ये था असली शक्ति, मतलब रियल पावर हासिल करने का सवाल, ताकि वो अपने समाज की भलाई के लिए नीतियां बना सकें, उन्हें लागू करवा सकें। उन्होंने इसे पूरे अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए अनिवार्य बताया। और इस लक्ष्य के रास्ते में उनके हिसाब से सबसे बड़ी रुकावट कौन था? स्रोत तो इस बारे में काफी स्पष्ट है। हाँ, उन्होंने सीधा निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। उनके शब्द थे, स्रोत के अनुसार कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। ये बहुत बहुत कठोर बयान था। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने जो 2.5 साल का शासन चलाया था बॉम्बे में, उसमें अस्पृश्यों के हितों के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं किया। क्या ये सिर्फ उन 2.5 सालों की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी गहरी वजह थी? स्रोत कुछ इशारा करता है इस तरफ? स्रोत बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर इसे एक लंबी, मतलब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस पिछले लगभग 20 सालों से अस्पृश्यों का जो आत्मसम्मान का, आजादी का, आत्मनिर्भरता का आंदोलन था जी, उसे लगातार कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ उपेक्षा का आरोप नहीं था, ये एक एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। और कांग्रेस की रणनीति क्या थी इसके लिए? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रणनीति है वोट बांटने की, डिवाइड एंड रूल। अच्छा। खासकर जो आरक्षित सीटें थीं, उन पर वो जानबूझकर अपने पक्ष के, मतलब अपने पाले के अस्पृश्य उम्मीदवार खड़े करते थे, ताकि जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के असली उम्मीदवार हैं, उनके वोट कट जाए और कांग्रेस का दबदबा बना रहे। ये एक तरह से समुदाय को अंदर से तोड़ने की कोशिश थी, ऐसा उनका मानना था। दिलचस्प है। और इसी संदर्भ में उन्होंने महार समुदाय की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्हें अस्पृश्यों का मुखिया कहा और ये भी कहा कि उनका संगठन यानी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरे विचार में यहाँ डॉक्टर अंबेडकर शायद 2 बातें कह रहे थे। एक तो वो महार समुदाय को, जो शायद उस समय राजनीतिक रूप से ज्यादा संगठित और जागरूक था, उनको उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी याद दिला रहे थे। सही। और दूसरा, वो ये भी बता रहे थे कि देखो, तुम्हारा संगठन इतना मजबूत है, उसका असर इतना गहरा है कि वो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यानी कांग्रेस को, उसको भी परेशान कर रहा है, असहज कर रहा है। तो ये संगठन की ताकत का सबूत भी था और उसके सामने जो चुनौती थी उसका संकेत भी। यानी चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं थी, कांग्रेस तो थी ही, लेकिन अंदरूनी मुश्किलें भी थी। और यहीं पर वो माने वाला किस्सा सामने आता है। हाँ, स्रोत में इस पर काफी विस्तार से बात की गई है और ऐसा लगता है कि ये भाषण का एक बहुत भावनात्मक, शायद कड़वाहट भरा हिस्सा था।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत पीड़ा देने वाली स्थिति होती है जब आपके अपने ही लोग वो विरोधियों से जा मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत दुख के साथ ये कहा कि महार समाज के ही कुछ लोग, और नाम लेकर उन्होंने माने का जिक्र किया कि वो अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, इसमें एक विश्वासघात का, एक बिट्रेयल का गहरा दर्द छुपा हुआ था। तो ये माने कौन थे और पूरा मामला क्या था? चुनावी लड़ाई कैसी थी वहां? स्रोत बताता है कि उस आरक्षित सीट के लिए 3 मुख्य उम्मीदवार थे मैदान में। एक थे दलित फेडरेशन यानी डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के उम्मीदवार श्री वराले। ओके। दूसरे थे श्री माने, जो फेडरेशन के विरोधी खेमे के थे और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है अंदर खाने से। अच्छा। और तीसरे थे श्री सामरानी, जिनके बारे में ये अफवाह थी कि शायद वो अपना नाम वापस ले लेंगे। तो असल मुकाबला जो था वो फेडरेशन के वराले और फेडरेशन विरोधी माने के बीच ही माना जा रहा था। और डॉक्टर अंबेडकर ने माने पर क्या आरोप लगाए? माने तो शायद खुद को निर्दलीय बता रहे थे। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनके इस दावे को बिल्कुल खारिज कर दिया, सिरे से खारिज। उन्होंने उन्हें साफ साफ कांग्रेस के हाथ का खिलौना बताया। यहाँ तक कहा कि भाई भले ही कांग्रेस ने उन्हें फॉर्मल टिकट ना दिया हो, लेकिन उनका कांग्रेस से पुनर्विवाह हो गया है। मतलब एक गुप्त समझौता, एक साठगांठ हो चुकी है। अच्छा, पुनर्विवाह। और इस गुप्त समझौते का उन्होंने कोई सबूत भी दिया? हाँ, उन्होंने सबूत के तौर पर मिस्टर AB लट्ठे का जिक्र किया। वो उस समय के कोई जाने माने व्यक्ति रहे होंगे, शायद कोई पूर्व मंत्री या सम्मानित पद पर। हाँ, वो व्यंग्य से पता चलता है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने व्यंग में कहा दीवान बहादुर, नहीं मिस्टर लट्ठे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मिस्टर लट्ठे हैं वो माने के पक्ष में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और यही इस मिली भगत का सबूत है। अच्छा। और उन्होंने लट्ठे की अपनी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठाए। हाँ, उन्होंने कहा कि इन लट्ठे साहब को तो खुद टिकट चाहिए था कांग्रेस से, जिसके लिए इन्हें कांग्रेस हाईकमांड की काफी लल्लो चप्पो करनी पड़ी थी, मतलब गिड़गिड़ाना पड़ा था। लेकिन उन्हें टिकट मिला नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि भाई जब ये खुद कांग्रेस से टिकट नहीं पा सके तो इनके प्रचार का क्या मतलब है, सिवाय इसके कि ये माने और कांग्रेस की मिली भगत का सबूत है। वो कह रहे थे कि जनता इतनी नासमझ नहीं है कि इस गठजोड़ को न समझे। इसके बाद चुनावी खर्चे की बात आती है। पैसा, ये तो आज भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और तब भी था। डॉक्टर अंबेडकर ने आरोप लगाया कि माने चुनाव में जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस का पैसा है। लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा होगा। हाँ, दिखाया ऐसे जा रहा था जैसे ये महार समुदाय ने चंदा इकट्ठा करके दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कांग्रेस की कूटनीति कहा और संगठन को तोड़ने की एक और चाल बताया। और इस दावे को उन्होंने कैसे काटा, क्या तर्क दिया? उन्होंने सीधे सीधे महार समुदाय की जो आर्थिक हालत थी उसका हवाला दिया। उन्होंने सवाल पूछा भरी सभा में कि महार वर्ग क्या 2-2 हजार रुपयों की थैलियां देने की क्षमता रखता है। उन्होंने सभा में जो हजारों लोग मौजूद थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इन 20-25 हजार लोगों की तलाशी ली जाए तो शायद किसी के पास 100 कौड़ियां भी न निकले, हजारों रुपए तो बहुत दूर की बात है। ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका था अपनी बात रखने का, जमीनी हकीकत बताकर। हाँ बिल्कुल, एक जमीनी हकीकत पेश करके उन्होंने कांग्रेस और माने के दावे को चुनौती दी। बहुत प्रभावी तरीका था ये तो हुए राजनीतिक और आर्थिक आरोप। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर यही नहीं रुके। उन्होंने माने के साथ अपने जो व्यक्तिगत संबंध थे और जो निराशा हुई उसका भी जिक्र किया। हाँ, और ये दिखाता है कि ये उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये एक व्यक्तिगत चोट भी थी, एक पीड़ा थी। सही। उन्होंने बताया कि उन्होंने माने के करियर के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कोशिशें की थी, उनकी मदद की थी ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें, सफल हों। उनकी इच्छा थी कि माने पढ़ लिखकर जज बने या कोई बड़े जाने माने कानूनविद बने। लेकिन उनके शब्दों में माने ने दगा दिया। उन्होंने एक तुलना भी की है जो काफी तीखी लगती है। हाँ, वो जूतों की दुकान वाली तुलना। उन्होंने माने की स्थिति की तुलना एक ऐसे छात्र से की जो बहुत पैसा खर्च करके विदेश से इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग पढ़कर तो आ जाए, लेकिन वापस आकर जूतों की दुकान खोल ले। ये तुलना दिखाती है कि डॉक्टर अंबेडकर की नजर में माने अपनी क्षमता का और जो अवसर उन्हें मिले थे उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बहुत छोटे राजनीतिक खेल में फंस गए थे। और उन्होंने माने की काबिलियत पे भी सवाल उठाए थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि माने कोल्हापुर जैसी रियासत में भी सफल नहीं हो पाए, जहां अधिकारी वर्ग उनके प्रति मतलब थोड़ा नरम था, सहानुभूति रखता था। तो फिर ब्रिटिश भारत की जो इतनी जटिल राजनीति है उसमें वो क्या सफल होंगे,
ये सीधे सीधे उनकी लीडरशिप क्वालिटी पे सवाल था। और आखिर में उन्होंने माने पर अपनी ही जाति से द्रोह करने का, मतलब अपनी कम्युनिटी को धोखा देने का बहुत गंभीर आरोप लगाया। माने के बारे में एक और दावा था शायद, जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने खंडन किया। हाँ, ऐसा लगता है कि माने शायद ये प्रचार कर रहे थे कि उन्होंने तंबाकू का व्यापार करने वाले जो माहर समुदाय के लोग थे उनके लिए कुछ सुविधाएं हासिल करवाई हैं। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे साफ झूठ कहा। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं असल में उन्होंने यानी अंबेडकर ने अपने प्रयासों से दिलवाई थी, इसमें माने का कोई हाथ नहीं था। और उन्होंने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया था, जब माने दिल्ली में उनके घर रुके थे। हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि उस समय माने ने कोल्हापुर रीजेंसी काउंसिल में मंत्री पद पाने के लिए उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। शायद इसका जिक्र करके वो माने के चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके पिछले व्यवहार पर भी एक तरह से टिप्पणी कर रहे थे। समझ गया। तो कांग्रेस पर इतने तीखे आमले और फिर माने प्रकरण का ये इतना विस्तृत और कहना पड़ेगा काफी कड़वा विश्लेषण। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण के अंत की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आखिरी अपील क्या थी जनता से? सब कुछ कह चुकने के बाद उनकी अपील एकदम सीधी और साफ थी, कोई घुमाव फिराव नहीं। उन्होंने जनता से कहा कि वे अपना वोट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार श्री वराले को दें। सिर्फ वराले को? हाँ, सिर्फ वराले को, और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर भेजें। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, फेडरेशन की जीत पक्की करनी है। तो इस पूरी चर्चा से, इस स्रोत के विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 1946 का ये चुनाव डॉक्टर अंबेडकर के लिए कितना ज्यादा अहम था। निश्चित रूप से उनके लिए कोई मामूली चुनाव नहीं था। ये उनकी जो बड़ी रणनीति थी राजनीतिक सत्ता हासिल करने की, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। वो मानते थे और बार बार कहते थे कि अस्पृश्य समाज की प्रगति के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है। उसके बिना असली बदलाव नहीं आ सकता। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उनकी रणनीति क्या दिखती है इस भाषण में? रणनीति बहुत साफ है और काफी आक्रामक भी। पहला, जो मुख्य बाहरी विरोधी है यानी कांग्रेस, उसकी ठीक से पहचान करना और उसके इरादों और उसके तौर तरीकों को जनता के सामने लाना, उनका पर्दाफाश करना। सही। दूसरा, अपना जो आधार है, अपने जो समर्थक हैं, उन्हें पूरी तरह से एकजुट करना, लामबंद करना और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल काम होता है, वो है समुदाय के भीतर जो फूट है, जो विरोध है, जैसे माने के उदाहरण में दिखा, उसको पहचानना और उसका पूरी कड़ाई से मुकाबला करना। हाँ, ये बात सही है। वो जानते थे कि अंदर की जो फूट होती है वो बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उनकी भाषा में एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी सी महसूस होती है, जैसे वो कह रहे हो कि बस यही मौका है, इसे चूकना नहीं है। बिल्कुल, वो शायद ये महसूस कर रहे थे कि भारत की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है और नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में अगर अस्पृश्य समाज संगठित होकर अपनी राजनीतिक ताकत नहीं दिखाता है तो उसे हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, उसे उसका हक नहीं मिलेगा। इसलिए ये भाषण सिर्फ एक चुनावी अपील नहीं है। सही। ये एक समुदाय को राजनीतिक रूप से जगाने का, उसे ताकतवर बनाने का एक बहुत गंभीर प्रयास है। इसमें एक नेता की पीड़ा भी है, उसकी रणनीति भी है, उसकी उम्मीदें भी हैं और उसके सामने जो चुनौतियां खड़ी है वो सब कुछ छलकता है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा ने हमें 1946 के उस महत्वपूर्ण दौर में डॉक्टर अंबेडकर की सोच, उनकी चुनौतियों और उनकी रणनीति की एक साफ झलक दी है। इतिहास का ये एक बहुत अहम अध्याय है। हाँ, और ये हमें आज के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ एक सवाल उठता है जो सोचने लायक है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही समय में बाहरी विरोध का भी सामना किया, जैसे कांग्रेस जैसी बड़ी स्थापित शक्ति, और साथ ही अंदरूनी फूट का भी सामना किया, माने जैसे अपने ही लोगों के विरोध का। हाँ, दोनों मोर्चों पर लड़ाई थी। बिल्कुल। आज भी कोई भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन हो, खासकर वो जो हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके सामने अक्सर ये दुविधा आती है कि बाहरी ताकतों से लड़ना ज्यादा मुश्किल है या अपने ही समुदाय के भीतर जो मतभेद पनपते हैं, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं और कभी-कभी जो विश्वासघात होता है, उससे निपटना ज्यादा मुश्किल है। ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। हाँ, इन दोनों मोर्चों पर संतुलन साधना कितना चुनौतीपूर्ण है, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना शायद 1946 में था। धन्यवाद साथियों।
आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बड़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।